गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। और झीलों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्य रूप से कितने प्रकार की झीलें होती हैं और भारत में कितने प्रकार की झीलें हैं और उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और लास्ट में अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते हैं, देखो लेक से या जो झील होती है उससे संबंधित भारत में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही समझने की कोशिश करें भाई कि झील वास्तव में होती क्या है, मतलब हम लेक्स किसे कहते हैं भाई। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आप ये कह सकते हैं स्थल खंड पर उपस्थित वह स्थिर जल का भाग। स्थल खंड पर उपस्थित वह स्थिर जल जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, चारों ओर से भूमि से घिरा हो, उसी भाग को आप क्या कहते हैं भाई, झील कहकर पुकारते हैं। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में और दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि स्थल खंड पर उपस्थित वह गड्ढा जो चारों ओर से स्थलवृद्ध होता है। स्थल खंड पर उपस्थित वह गड्ढा जो चारों ओर से स्थलवृद्ध होता है और जल से भरा होता है, जल से भरा होता है और जिसका जल कैसा होता है, बिल्कुल स्थिर या शांत होता है। उस जल को हम क्या कहते हैं भाई, झील कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्थिर जल लगाना आवश्यक है, क्योंकि अगर जल स्थिर नहीं होगा तो फिर कंडीशन आ जाती है नदियों वाली, क्योंकि नदियों का जल कभी भी स्थिर नहीं होता, लगातार प्रवाहशील होता है। कैसा होता है, लगातार फ्लो में होता है भाई। तो आप याद रखेंगे। और देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए भाई झील किसे कहते हैं, स्थल खंड पर उपस्थित स्थिर जल का वह भाग जो चारों ओर से स्थलवृद्ध होता है, क्या कहलाता है भाई, झील कहलाता है। और झील कई प्रकार की होती हैं, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। आप हेडिंग लिख सकते हैं प्रमुख झीलें या भारत में उपस्थित प्रमुख झीलों के प्रकार। तो वैसे तो बहुत प्रकार की होती हैं लेकिन हम केवल भारत में ही पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहली है विवर्तनिक विवर्तनिक झीलें। तो आप समझेंगे, देखो बहुत ध्यान से, विवर्तनिक झीलें होती क्या हैं। देखो आप सभी जानते हैं भाई, जितने भी कॉन्टिनेंट, जितने भी महाद्वीप हैं, एक परिकल्पना के अनुसार वो प्लेटों पर टिके हुए हैं, सही है, जो लगातार क्या करती रहती हैं, गति। तो अगर दो प्लेटें, अगर भूगर्भ में या भूमि के अंदर दो प्लेटें या तो आपस में टकराती हैं, या तो आपस में टकराती हैं, नहीं तो फिर आपस से या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसके फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है, जिस झील का निर्माण होता है, उसी झील को आप क्या कहते हैं भाई, विवर्तनिक झील कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे जब हम विश्व की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में एक महान रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ग्रेट रिफ्ट वैली में अनेक झीलें हैं और वो झीलों का निर्माण कैसे हुआ है, अफ्रीका की जो प्लेट है वो इस प्रकार से टूटने लगी भाई, अफ्रीका की प्लेट इस प्रकार से टूटने लगी और बीच में आ गई दरार। तो जब बीच में दरार आ गई तो उसमें जल भर गया और इसी प्रकार से किसका निर्माण हो गया, झील का निर्माण हो गया। या दूसरी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब भूगर्भ में, यानी कि जब भूमि के अंदर कोई विवर्तनिक क्रिया होती है, यानी कि आपस में टकराव होता है, तो जो स्थल खंड होता है या तो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है, या फिर थोड़ा सा नीचे की ओर धंस जाता है। तो इन या तो उठे हुए भाग के बीच में, देखो जैसे आप ये मान सकते हैं ये कोई भाग है, तो एक तो कंडीशन ये होती है बीच का भाग नीचे धसक गया, क्लियर है। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये वाला भाग जो है वो ऊपर की ओर उठ गया। तो दोनों ही कंडीशन में यहां पर भी देखो निचला क्षेत्र स्थापित हो गया, यहां पर भी निचला, यानी कि एक गर्त के रूप में, किसके रूप में बन गए, ये गर्त के रूप में। एक डेफिनेशन ये भी होती है भाई झीलों की
कि स्थल खंड पर उपस्थित वह गर्त जो स्थिर जल से भरी होती है या जो जल से भरी होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही स्थितियों में, चाहे तो भूमि थोड़ी सी ऊपर उठ गई हो या फिर भूमि थोड़ी सी नीचे दब गई हो, तो किसका निर्माण होता है भाई? झीलों का निर्माण। और ऐसी झीलों को हम कहते हैं विवर्तनिक झीलें। क्लियर है? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील। तो बूलर झील, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई, वह कौन सी झील है जिस पर विवर्तनिक क्रियाओं का प्रभाव है, या विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित झील कौन सी है? तो आप समझ गए भाई कौन सी है? बूलर झील। सबसे प्रमुख यही है और यही आपसे पूछी जाती है। इसके बाद दूसरा हेडिंग लिखेंगे, दूसरे प्रकार की हम झीलें पढ़ने वाले हैं भाई। दूसरे प्रकार की झीलें हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर या फिर हिमानी, ग्लेशियर या फिर हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील। देखो इनका निर्माण कब होता है, तो आप ध्यान रखेंगे जब ग्लेशियर या फिर हिमानी द्वारा गर्त का या फिर गॉर्ज का निर्माण होता है और उस गॉर्ज को या गर्त को, सही है, वो जो धरातल का गड्ढा होता है, जैसे आप जानते हैं भाई एक विशाल पिंड होता है किसका? ग्लेशियर का। जब वो पिघलने लगता है तो जिस भूमि में होता है वहां की भूमि भी क्या होती है? नीची होती है भाई। जैसे आप ये मान सकते हैं ये एक ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर इस प्रकार की भूमि में होता है। आप ये नहीं समझे इस प्रकार की भूमि में होता है। तो जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो यहां पर एक जल राशि भर जाएगी भाई। तो इसी प्रकार की, और इसे अगर चारों ओर से या तो किसी अवसाद के द्वारा या अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा अगर बॉन्ड कर दिया जाए, यानी कि भर दिया जाए, तो इस प्रकार से जिस झील का निर्माण होता है उन झीलों को कहते हैं हम ग्लेशियर द्वारा निर्मित झील या फिर हिमानी द्वारा निर्मित झील। और ऐसी झीलें आपको जहां पर ग्लेशियर होते हैं वहां पर मिल जाएंगी। जैसे आपने सिक्किम में पढ़ी होगी चोलामू झील, सही है भाई। जैसे आपने उत्तराखंड में बहुत झीलें पढ़ी हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो उत्तराखंड की ग्लेशियर द्वारा निर्मित झीलें, जैसे सबसे पहले आप देखते हैं भाई नैनीताल, ये भी इसी प्रकार की है। राकसताल या राक्षसताल, ये भी इसी प्रकार की है। तो इस प्रकार की जो जम्मू कश्मीर में झीलें हैं, सॉरी जो आपकी उत्तराखंड में झीलें हैं, वो ज्यादातर इसी प्रकार की झीलें हैं। तो आप याद रख सकते हैं। तो हमने दो प्रकार की झीलें पढ़ ली। अब तीसरी हम पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से ज्वालामुखी झील या फिर क्रेटर झील, ज्वालामुखी झील या फिर क्रेटर झील। तो आप हेडिंग लिखें ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील या फिर क्रेटर झील क्या होती हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। आप लिख सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या फिर क्रेटर झील, या फिर क्रेटर झील क्या होती हैं, देखो समझेंगे। देखो जैसे ये ज्वालामुखी है, सही है, अंदर क्रियाएं चल रही हैं, और जब ज्वालामुखी फटा, सही है, तो यहां पर एक गहरा छिद्र बन जाता है, गहरा गड्ढा बन जाता है। और जब इस गड्ढे में पानी भर जाता है, जब पानी भर जाता है इस गड्ढे में, तो वो एक झील का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? झील का। तो इस प्रकार आप बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा निर्मित जो झीलें होती हैं, जो लेक्स होती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्रेटर झील। क्योंकि जब हम देखो ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा भाई कि ज्वालामुखी के अवसाद या जो भी इसमें से निकलते हैं पदार्थ, वो जिस भाग से निकलते हैं, यानी कि उसका मुंह जो होता है उसे क्रेटर कहते हैं। इसीलिए इन झील को किस नाम से जानते हैं? क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील। लेकिन इसके संबंध में एक क्वेश्चन और आता है, एक प्रकार की और झील होती हैं
उल्कास्म द्वारा निर्मित झील, उल्कास्म उल्कास्म द्वारा निर्मित झील। तो देखेंगे, देखो उल्कास्म द्वारा निर्मित झील क्या कहलाती है भाई? तो आप उल्का पिंडों को तो जानते होंगे, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड पृथ्वी के चारों ओर से होते हुए इधर उधर गिरते रहते हैं भाई। तो क्या हुआ, ये जो वैज्ञानिक हैं उनकी प्राचीनतम या फिर वैज्ञानिकों की अवधारणाएं हैं कि प्राचीनतम समय में कभी पृथ्वी का जो जहां पर लोनार झील है वहां पर कोई एस्ट्रॉइड गिरा होगा, यानी कि वहां पर कोई उल्का पिंड गिरा होगा और उस उल्का पिंड के गिरने से वहां पर एक गहरा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में बाद में पानी भर गया, उस गड्ढे में बाद में पानी भर गया। तो इस प्रकार जो निर्मित झील थी उस झील को क्या कहा गया? उल्कास्म द्वारा निर्मित झील या उल्कास्म झील। और इस प्रकार की कौन सी झील है भाई? लोनार झील है। तो इसे आप याद रखेंगे। देखो लोनार झील को क्रेटर झील भी कहते हैं और उल्कास्म झील भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इसके संबंध में अलग अलग अवधारणाएं हैं। ज्यादा प्रॉपर ये वाली अवधारणा है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है भाई कि जो भारत की भूमि है उस पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या भारत में कोई मुख्य भूमि पर ज्वालामुखी है? नहीं। तो वैज्ञानिकों ने यही परिकल्पना दी है भाई कि ये वाला ज्वालामुखी कहां से आया? महाराष्ट्र में। तो आप याद रखेंगे, दो अलग अलग वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं हैं इनके संबंध में। तो आप इतना ही जाने, बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता आपको नहीं है भाई। इसके बाद में देखो अगली और एक प्रमुख झील हम पढ़ते हैं भाई। सही है, आप हेडिंग लिख सकते हैं वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा या हवा द्वारा, वायु या फिर हवा द्वारा निर्मित झील। सही है, इन झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो होता क्या है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं जहां पर रेत होता है, वहां पर जब तूफान आते हैं तो एक क्षेत्र का रेत उड़कर बहुत अधिक मात्रा में दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। एक क्षेत्र का रेत उड़कर दूसरे क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में चला जाता है और यहाँ पर एक गड्ढे का निर्माण होता है। और जब गड्ढे का निर्माण होता है तो वहां बारिश का पानी एकत्र हो जाता है और इस प्रकार की झीलों को हम किसके द्वारा निर्मित मानते हैं? हवा के द्वारा। आप ऐसे मान सकते हैं, देखो ये पूरा क्षेत्र है। सही है, आंधी चली, आंधी के फलस्वरूप यहाँ का जो रेत था वो धीरे धीरे, देखो इस प्रकार से ये बहुत सारा रेत मान सकते हैं आप यहाँ पर, या इस प्रकार से कह सकते हैं भाई ये बहुत सारा रेत है यहाँ पर। सही है, हुआ क्या, हवा आई इस प्रकार से और यहाँ का रेत उड़ उड़कर ये वाला देखो धीरे धीरे यहाँ पर एकत्र होता गया, फिर यहाँ का रेत ये उड़ उड़कर यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये गड्ढे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये गड्ढे का निर्माण हो जाता है और जब यहाँ पर जल भर जाता है, जब यहाँ पर जल भर जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई? आपकी झील के नाम से पुकारते हैं। और इस प्रकार की झीलों को पलाया के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? पलाया झील। तो याद रखेंगे, पलाया झील हमारे यहाँ रेत वाला क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? रेगिस्तान के मरुस्थल में। रेगिस्तान के मरुस्थल में। तो आप याद रखेंगे, रेगिस्तान के मरुस्थल में बहुत सारी पलाया पाई जाती हैं और ये झीलें स्थायी नहीं होती भाई। अधिकांश झीलें स्थायी नहीं होती हैं। जब वर्षा पड़ती है इन झीलों में पानी केवल तभी होता है और जब वर्षा खत्म हो जाती है तो इनका जो जल है वो वाष्पीकृत होकर चला जाता है। तो आप ध्यान भी रखेंगे इस बात का कि इस प्रकार की झीलों में अधिकांश झीलें स्थायी नहीं होती हैं। जब बारिश का पानी आता है तभी ये हरी भरी होती हैं, यानी कि इनमें पानी होता है, और जब बारिश खत्म तो धूप से इनके अंदर की जो भी जल होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और फिर से झीलें कैसी हो जाती हैं? ये शुष्क हो जाती हैं। और एक बात और याद रखेंगे, देखो इस प्रकार का एग्जाम्पल राजस्थान में डीडवाना झील को आप देखेंगे। किस झील को? डीडवाना झील। तो आप याद रखेंगे, डीडवाना झील एक प्रकार की पलाया झील का उदाहरण है। और अगर जो राजस्थान वाला क्षेत्र है हमारा, रेगिस्तान वाला, वहां पर जो पलाया झील है उनका नाम कुछ अलग है भाई। उनका अलग नाम रखा गया है। इन्हें खबारी या तो
खबारी के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है भाई, या तो इन्हें रेगिस्तान में खबारी के नाम से जाना जाता है, नहीं तो ममलाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? ममलाह के नाम से, ममलाह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे खबारी और ममलाह का संबंध किससे है? तो झीलों से है। और किस प्रकार की झीलों से है? पलाया झीलों से है। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अब समझनी है कि अगर हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की अधिकांश झीलें, यहाँ की अधिकांश झीलें खारे पानी की हैं। कैसे पानी की हैं भाई? खारे पानी की हैं। जबकि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में कोई समुद्र नहीं, जबकि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में कोई समुद्र नहीं है। यह माना जाता है कि समुद्री तट से लगी हुई झीलें ही खारे पानी की होती हैं और कोई झील खारे पानी की नहीं होती है। लेकिन राजस्थान की झील इसका अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये सारी झीलें या अधिकांश झीलें खारे पानी की हैं। जैसे आपने सांभर झील का नाम सुना है, सांभर झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। डिडवाना झील खारे पानी की झील है। तो इसका कारण क्या है? आप बहुत ध्यान से समझें इस बात को। देखो मैं आपको समझाता हूं भाई, पहले भी मैंने आपको ये वाली बात समझाई है कि जब यहां पर हिमालय नहीं हुआ करता था, जब यहां पर हिमालय नहीं हुआ करता था, तो ये नीचे वाला भाग अलग हुआ करता था, गोंडवाना लैंड कहलाता था। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाता था। और बीच में एक समुद्र हुआ करता था, टैंथीज सागर। कौन सा सागर? टैंथीज। बीच में एक सागर हुआ करता था, टैंथीज सागर। और ये जो टैंथीज सागर हुआ करता था, जब यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ तो ये वाला भाग ऊपर जाकर चिपक गया और यहां से समुद्र खत्म हो गया और नीचे टैंथीज सागर का पार्ट रह गया, अरब सागर। और इधर टैंथीज सागर को किस नाम से जाना गया? बंगाल की खाड़ी। लेकिन इस वाले क्षेत्र में सागर के अवसाद अभी भी थे। कैसे? आप समझें, जो समुद्र का जल होता है उसमें लवण और जल होता है। उसमें क्या होते हैं? लवण और जल। और जब बाष्पीकरण होता है तो जल तो बाष्पित हो जाता है, क्या नमक भाप बनकर उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती। तो नमक के जो अवसाद हैं अभी भी रेगिस्तान के क्षेत्र में हैं। नमक के जो अवसाद हैं वो अभी भी रेगिस्तान के क्षेत्र में हैं। जब कोई जल इकट्ठा होता है तो वो अवसाद उसमें घुल जाते हैं। जब कोई जल इकट्ठा होता है, जैसे मान लो डीडवाना वाले क्षेत्र में जल इकट्ठा हो गया, तो जितने भी वहां के अवसाद थे जो बाष्पीकृत होने के बाद जल के शुष्क अवस्था में पड़े थे, वो उसमें घुल गए। और घुलने के बाद जल कैसा हो गया? खारा। तो आप समझ पाए होंगे कि राजस्थान की अधिकांश झीलें, आपसे वन लाइन क्वेश्चन पूछा जाना है कि खारे पानी की क्यों है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे यहां पर टैंथीज सागर के अवसाद होने के कारण, टैंथीज सागर के अवसाद होने के कारण। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। और याद रखेंगे, अगर किसी झील में राजस्थान की NaCl यानी कि लवण ज्यादा होते हैं, लवण ज्यादा होते हैं, तो उसका एक स्पेशल नाम रख दिया जाता है सेलिनास। किस नाम से जाना जाता है उसे? सेलिनास के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, जैसे जो आपकी सांभर झील है वो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, तो वो एक प्रकार की क्या होगी? सेलिनास। क्यों? क्योंकि उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है। तो मैंने यहां पर लिखा भी था, देखो ये, तो आप देख सकते हैं ये झील कौन सी है भाई? डीडवाना झील। कौन सी है? डीडवाना झील। तो आप याद रख सकते हैं। और यहां पर ये मैंने बनाई है सांभर झील। कौन सी बनाई है भाई? सांभर झील। क्योंकि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भाई कि सांभर झील से होकर लूनी नदी गुजरती है, तो ये लूनी नदी लिखी थी मैंने। कौन सी नदी है? लूनी नदी। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। क्लियर है? आपको वायु द्वारा निर्मित झीलों के बारे में समझ में आया भाई। अब इसके बाद हेडिंग लिख सकते हैं नदियों द्वारा निर्मित झील। हमने हिमानी या ग्लेशियर द्वारा निर्मित झील पढ़ ली, हमने वायु द्वारा निर्मित झील पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं नदियों द्वारा निर्मित झील। तो हेडिंग लिखें नदियों द्वारा निर्मित झील। देखेंगे, देखो नदियों द्वारा निर्मित झील किस प्रकार की होती हैं भाई? तो आप पहले तो ध्यान से समझें, अगर कोई नदी
मैदानी क्षेत्र में बह रही है तभी उसके द्वारा किसी झील का निर्माण हो सकता है। अगर वो पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है या फिर वो पठारी क्षेत्र में बह रही है तो उसके द्वारा कभी भी जो नदियों द्वारा निर्मित झील हैं नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में नदियां कभी भी विसर्पण नहीं करती हैं, कभी भी विसर्पण नहीं करती हैं। विसर्पण क्या होता है मैं पहले आपको समझा चुका हूं नदियों वाले वीडियो में, तो देखो फिर दोबारा समझ सकते हैं कि नदियों द्वारा निर्मित झील, और इसका एक स्पेशल नाम है गोखुर झील भी कहते हैं इसे। किस नाम से जानते हैं भाई? गोखुर झील। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सी झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है, तो कौन सी झील का? गोखुर झील। अब ये निर्मित कैसे होती है? पहली बात तो आप ये समझेंगे, अगर कोई नदी मैदान से होकर बह रही है तभी इस झील का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि मैदानों की जो मिट्टी होती है वो मुलायम होती है। कैसी होती है भाई? मुलायम। और मुलायम होने के कारण नदी वहां पर विसर्प बना सकती हैं। क्या बना सकती हैं? विसर्प बना सकती हैं। विसर्प मतलब जैसे सांप चलता है लहरें लेकर, उस प्रकार से चल सकती हैं, जिसे हम कहते हैं विसर्पण। किस नाम से जानते हैं? विसर्पण। देखो अगर कोई नदी पठारी क्षेत्र में बह रही है या पहाड़ी क्षेत्र में तो बिल्कुल एक घाटी में बहेगी, बिल्कुल एक घाटी में, क्योंकि घाटी को काट नहीं सकती आसानी से। क्योंकि अगर ये पठारी क्षेत्र है तो इसका मतलब चट्टानों से निर्मित है ये। अरे पठार हैं तो चट्टानों से निर्मित है, यही तो मतलब हुआ। क्या चट्टानों को नदियां एकदम काट देंगी? नहीं, तो यहाँ पर स्थिर रूप से बहती हैं, स्थिर रूप से अपनी घाटी में बहती हैं। लेकिन ये चीजें अलग हमें तब देखने को मिलती हैं जब नदियां पठारों में, चट्टानी क्षेत्र में ना बहकर कहां बहना शुरू करती हैं? मैदानी क्षेत्रों में। तो होता क्या है आप देखो, ध्यान से देखना भाई, नदियां सामान्य रूप से बह रही थी लेकिन मिट्टी कैसी होती है यहाँ की? मुलायम। तो ये जो क्षेत्र है, जो मूल क्षेत्र है नदियों का, उससे आगे पीछे होने लगती हैं, यानी कि ये इधर को बहने लगेगी या फिर इधर को, इस प्रकार से बहना शुरू कर देती है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की मिट्टियों को ये काटना शुरू कर देती हैं। आपने देखा भी होगा जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, अगर वहां पर किसी नदी को आपने देखा है तो जहां से होकर वो बहती है अपनी घाटी को लगातार इधर उधर चौड़ा करती रहती है। आप देखना जब जल उसमें ज्यादा होगा तो साइडों की मिट्टी टूट टूट कर उसमें गिरने लगेगी, तो उसके कारण अपने मार्ग की दिशा को बदलती है वो। और यही क्या होता है? विसर्प बनाना। यानी कि नदियां इस प्रकार से चलती हैं, ये प्रारंभिक अवस्था, ये उससे आगे की अवस्था, और कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि विसर्पण अति तीव्र हो जाता है। कैसा हो जाता है? अति तीव्र हो जाता है। और अति तीव्र की जो स्थिति होती है वो ये होती है, देखो, और ऐसा नहीं है हर जगह ये हो, कहीं पर अति तीव्र होगा, कहीं पर बहुत कम होगा, और कहीं पर विसर्पण ना के बराबर होगा। तो देखो जब विसर्पण अति तीव्र होता है, जब विसर्पण अति तीव्र होता है तो नदियां अपने मार्ग को छोड़कर सीधा मार्ग अपना लेती हैं। नदी का मार्ग देखो ये नीचे को था, लेकिन नदी ने इस मार्ग को छोड़ दिया क्योंकि विसर्पण ज्यादा है, और नदी ने आसान रास्ता चुन लिया आगे की ओर, बिल्कुल सीधा। तो ये जो पीछे का पानी छूट गया ये बन जाता है झील, और इसी प्रकार की झील को कहते हैं हम गोखुर झील। तो आप दो शब्द याद रख सकते हैं कि नदियां जब मैदानी क्षेत्रों में बहकर विसर्प बनाती हैं तब उनके फलस्वरूप जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? गोखुर झील। और इसी प्रकार का उदाहरण है आपका जो झील है बूलर झील। कौन सी झील है भाई? बूलर झील। इसी प्रकार का उदाहरण है। तो नदी कौन सी है जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है? तो आप जान सकते हैं भाई, उस नदी का नाम है झेलम। तो झेलम नदी के द्वारा किस झील का निर्माण हुआ है? आपका बूलर झील का। और इस बूलर झील पर एक परियोजना भी देखो इस प्रकार से बह रही है, इस प्रकार से आपकी बह रही है झेलम नदी ये। तो यहां पर ये झील है, यहां पर ये झील है, और यहां पर एक परियोजना बनी हुई है तुलबुल। तो तुलबुल परियोजना किस झील पर बनी है? तो यह भी पूछा जाता है बूलर झील पर। या बूलर झील पर कौन सी परियोजना बनी है? तुलबुल परियोजना। तो क्लियर है भाई, आप समझ पा रहे होंगे
तो ये सारी चीजें, और लास्ट और अंतिम हम पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से लैगून झील। अब कौन सी पढ़ने वाले हैं हम? लैगून झील। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं लैगून झील। देखो लैगून झील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लैगून झीलों से ही पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लिख सकते हैं आप लैगून झील, या फिर इसी को हम जानते हैं अनूप झील के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? अनूप झील के नाम से। और आप बताना इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ सही है या और बड़ा लिखना पड़ेगा भाई, आपको स्पष्ट चमक रहा होगा। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको सही लग रही है या कोई कमी लग रही है। देखेंगे देखो लैगून झील या फिर अनूप झील क्या होती हैं। अगर इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो ओरल ही आप सुन सकते हैं कि समुद्री जल का मुख्य भाग से किसी चट्टान के द्वारा या किसी कोरल भित्ति के द्वारा अलग हो जाना। समुद्री भाग का किसी मुख्य चट्टान या कोरल भित्ति द्वारा या किसी अन्य द्वीप के द्वारा या अन्य किसी आइलैंड के द्वारा पृथक हो जाने से जिस झील का निर्माण होता है उसे गोखुर झील या अनूप झील के नाम से जानते हैं। और इसमें एक संक्रा मार्ग होता है जिसके माध्यम से समुद्र का जल उस झील में जा भी सकता है और आ भी सकता है। अब देखो मैं आपको व्यवस्थित तरीके से समझाता हूं। ये तो है इसकी डेफिनेशन। जैसे मान लो ये पश्चिमी तट बना रहा हूं मैं। कौन सा तट है भाई? पश्चिमी तट। कौन सा तट है? ये वाला तट है पश्चिमी। तो मान लो यहां पर ये वाला जो भाग है वो अंदर की ओर है थोड़ा सा। कहां की ओर है भाई? अंदर की ओर। और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है ये, सही है। तो बंगाल की खाड़ी का जो जल है वो यहां भर जाता है। अब देखो कोई रुकावट तो है नहीं मार्ग में, तो समुद्र का जल निकल भी सकता है इससे और समुद्र का जल इसमें आ भी सकता है। तो इस प्रकार की झीलें जो तट पर अवस्थित होती हैं, जिनमें समुद्र का जल जा भी सकता है और समुद्र का जल आ भी सकता है। समुद्र का जल जा भी सकता है और आ भी सकता है। इस प्रकार की झीलों को आप लैगून झील या अनूप झील कहते हैं। और क्योंकि इसमें समुद्र का पानी होता है इसीलिए ये कैसी होती हैं? खारे पानी की झील। खारे पानी की झील। तो अब बार बार आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी भाई, अगर कोई लैगून झील है तो इसका मतलब वो कैसी झील है? खारे पानी की। इसका मतलब वो कैसी झील है? खारे पानी की झील है। तो आप याद रखेंगे। अब देखो इससे संबंधित हमें कुछ झीलें प्रमुख पढ़नी हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं, देखो एक एक करके। सबसे पहले आप हेडिंग लिखे हैं चिल्का झील। तो देखेंगे देखो अगर हम चिल्का झील की बात करें, अगर हम चिल्का झील की बात करें तो जो चिल्का झील है, जो चिल्का झील है उससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है ये, तो ये वाली बात याद रखेंगे। सबसे बड़ी झील है, साथ ही साथ कभी कभी ये पूछा जाता है कैसे पानी की है, तो आप समझ गए होंगे खारे पानी की झील है। तो ये 2 क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। है कहां पर? तो 2 बातें याद रखेंगे। एक तो सॉरी पीछे मिस्टेक हो गई थी भाई, ये पूर्वी तट है, मैंने पश्चिमी तट लिख दिया। कौन सा तट है ये? पूर्वी तट है, मैंने पीछे अभी पश्चिमी तट लिख दिया और यहां पर बंगाल की खाड़ी लिखी थी। बंगाल की खाड़ी सही है भाई, क्लियर है। तो वो मिस्टेक ठीक कर लेना, पीछे मैंने पश्चिमी तट लिख दिया शायद यहाँ पर, तो वो पूर्वी तट है ये। तो आप याद रखेंगे ये नदी कहां पर है भाई? पूर्वी तट पर है। कहां पर है? पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट पर तो कई राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका ये उड़ीसा और उसके बाद में पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में है भाई? तो ये है उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में। तो आप याद रखेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखो मैं एक एक करके बताता हूं सारे क्वेश्चन। अगर आप ये पूर्वी तट माने और यहां पर कौन सी नदी माने, सॉरी कौन सी झील माने? ये माने आप चिल्का झील। कौन सी झील माने? चिल्का झील। और आप देखो क्या क्या याद रखना है। इस झील के उत्तर में बहती है महानदी।
ये बिल्कुल लिखना भाई, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके उत्तर में बहती है महानदी, और महानदी कटक के निकट से, कटक के निकट से दो धाराओं में बह जाती है, बढ़ जाती है। सही है। इसे ऊपर वाली धारा तो महानदी कहलाती है भाई, ऊपर वाली जो धारा है वो महानदी, और नीचे वाली जो धारा है वो कुखई नदी कहलाती है। किस नाम से जानी जाती है? कुखई नदी। और कुखई नदी आगे चलकर फिर दो भागों में बांट जाती है। कुखई नदी आगे चलकर फिर दो भागों में बढ़ जाती है। इसे भार्गवी नदी कहते हैं, भार्गवी नदी। और नीचे वाली नदी को कहते हैं दया नदी। किस नाम से जानते हैं? दया नदी। तो बाद में ये दोनों नदियां आकर किस में मिल जाती हैं? चिल्का झील में। किस में आकर मिल जाती हैं? चिल्का झील में। तो आप याद रखेंगे भार्गवी नदी और दया नदी, ये दोनों अपना मुहाना कहां बनाती हैं? चिल्का झील में। और इसके दक्षिण में एक नदी है छोटी सी, है तो वैसे बहुत विशाल, लेकिन महानदी की तुलना में बहुत छोटी है भाई। तो इस नदी का नाम है रूसी कुलिया, रूसी कुलिया नदी। तो याद रखेंगे उत्तर में महानदी और दक्षिण में रूसी कुलिया नदी इसके प्रवाहित होती हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और देखो क्या क्या पढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा परिस्थितिकी तंत्र बनाती है, परिस्थितिकी तंत्र बनाती है। और साथ ही साथ जो चिल्का झील है वो एक बहुत बड़े जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जैव विविधता वाला क्षेत्र का मतलब है जीव जंतु और रेंगने वाले कीड़ों की बहुत सारी प्रजातियां, और जो आपकी वनस्पतियां हैं उनकी भी बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। लेकिन मानवीय गतिविधियों के लगातार हस्तक्षेप के कारण, मानवीय गतिविधियों के लगातार हस्तक्षेप के कारण यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उन दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप याद रखेंगे। और इस क्षेत्र में बहुत सारे द्वीपों का भी निर्माण हुआ है। ये देखो मैंने चिल्का झील ही लिखी है आपके लिए। कौन सी है ये? चिल्का झील। और इन झीलों के द्वारा बहुत सारे द्वीपों का निर्माण भी हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका नालावान द्वीप। सबसे प्रमुख है नालावान द्वीप। तो इस द्वीप के बारे में याद रखना। और देखो चिल्का झील से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। जो चिल्का झील है मुख्य रूप से वहां पर एक नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। क्या है वहां पर? प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो आप जानते होंगे प्रशिक्षण केंद्र का मतलब है ट्रेनिंग सेंटर। तो वहां पर जो नेवी में सिलेक्ट हुए स्टूडेंट जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है भाई। और भी बहुत सारे प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कराई जाती है, आप याद रखना। और ये जो आपकी महानदी है, ये जो आपकी चिल्का झील है, चिल्का झील प्रवासी पक्षियों का और प्रवासी जीवों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जो ठंडी के दिन होते हैं, सर्दी के दिन और गर्मी के दिन बहुत सारे प्रवासी जीव यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। और बहुत सारे जीव यहाँ पर रहते भी हैं, जैसे यहाँ पर जो आपकी मुख्य रूप से आप कह सकते हैं भाई एक ग्रीन सी टर्टल यानी कि कछुआ एक दुर्लभ जीव यहाँ पर पाया जाता है। तो इसे आप याद रखना। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जीव हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मुख्य रूप से यहाँ पर इरावती की डॉल्फिन, ब्लैक बक, जैसे इरावती की डॉल्फिन, जैसे गंगा में रहने वाली डॉल्फिन को गंगा की डॉल्फिन कहते हैं, इरावती नदी में रहने वाली डॉल्फिन को इरावती डॉल्फिन कहते हैं। इसके बाद ब्लैक बक, तो ये जलीय जीव हैं। तो याद रखना। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको डियोंग योंग है एक, तो वो याद नहीं रखने भाई। तो ये प्रमुख रूप से इस झील से क्वेश्चन है भाई। बस इसमें हम इतना ही पढ़ रहे हैं। तो एक और पढ़ लेते हैं। देखो उससे संबंधित एक दो बातें हम जान लेते हैं। जैसे एक लैगून झील और है जिसका नाम है बेम्बानाड। तो ये जो झील है मुख्य रूप से आपकी पड़ती है केरल में। कहां पड़ती है भाई?
केरल में, और केरल में जितनी भी लैगून झील हैं, केरल में जितनी भी लैगून झील हैं उन्हें एक विशेष नाम से जाना जाता है, स्थानीय कयाल झील। तो कयाल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? लैगून झीलों से। किससे है? लैगून झीलों से। और ये मुख्य रूप से केरल में, और ये कहा जाता है इसके बारे में कि लंबाई की दृष्टि से, वो तो आयतन की दृष्टि से थी आपकी चिल्का झील, लेकिन लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी झील कौन सी है? तो लैगून झील में वेम्बनाड झील लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, झील है, आप याद रखेंगे। और इस झील पर दो प्रमुख द्वीप हैं, इस झील पर दो प्रमुख द्वीप हैं जिनके द्वारा ये समुद्र से अलग होती है। एक तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे भाई, वेलिंगटन द्वीप, सही है, और दूसरा है बल्लार पदम द्वीप। तो ये जो बल्लार पदम द्वीप है और वेलिंगटन द्वीप है, मुख्य रूप से कहां पर है भाई? जो आपकी वेम्बनाड झील है। तो आप याद रखेंगे, ये जो वेलिंगटन द्वीप है प्रत्येक वर्ष ओणम के उत्सव पर यहां पर एक प्रतियोगिता होती है नेहरू ट्रॉफी नाम से। तो आप याद रखना, नेहरू ट्रॉफी के नाम से एक प्रतियोगिता वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित की जाती है, और ये प्रतियोगिता होती है नौकायन प्रतियोगिता। सही है, आपने बागी मूवी देखी होगी, बागी मूवी में बहुत लंबी सी वो जो होती है आपकी नाव या बोट, उस पर बहुत सारे लोग मिलकर जो चलाते हैं, वो यही प्रतियोगिता है, यही द्वीप है, और यहीं से इसका आयोजन होता है। और इस प्रतियोगिता को केरल के लोग नेहरू ट्रॉफी के नाम से नहीं जानते हैं भाई, इसका एक स्थानीय भाषा में नाम है बल्लाम कली। क्या नाम है भाई? देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम है, ये जो प्रतियोगिता है बल्लाम, ये लिखी भी है, देखो मैंने, आपको नहीं चमक रहा हो, बल्लाम कली। तो स्थानीय रूप से इसे किस नाम से जाना जाता है? बल्लाम कली के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और ये झील इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी कि इसमें केरल की लगभग 100 नदियां आकर गिरती हैं। केरल की जो छोटी छोटी नदियां हैं, लगभग 100 नदियां आकर, और इसमें सबसे प्रमुख है, मैंने नदियों वाले चैप्टर में बताया भी है आपको कि पांबा नदी अपना मुहाना इसी में बनाती है। पेरियार नदी वो भी अपना मुहाना इसी में बनाती है। तो देखो यहां पर ये मैंने लिखा है, तो आप देख भी सकते हैं भाई। तो ध्यान रखेंगे इतनी बातों को, और बाकी की बची कुची चीजें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, कोई चीज छोड़ी नहीं जा सकती, चाहे थोड़ा सा समय ले लिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, भरपूर समय है भाई। और आप घर पर जरूर पढ़ा करें इन वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा जो भी मित्र हैं या जो मित्र नहीं भी हैं, हर किसी को ये वीडियो शेयर किया करें, और उनसे भी ये अपील किया करें कि वो अपने नजदीक में या जानकारी में जो भी स्टूडेंट है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे ये वीडियो जरूर शेयर किया करें। सही है भाई? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख पाए। थैंक यू।